हेलो एवरीवन। लेक्चर नंबर 1 पे इलेक्ट्रिक चार्ज, कंडक्टर, इंसुलेटर, डाइलेक्ट्रिक्स और मेथड ऑफ चार्जिंग को जानने के बाद आज हम मौजूद हैं अपने लेक्चर नंबर 2 बेसिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज को लेकर के। जी हाँ, मैं दीपक कुमार साहू, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके इस अपने यूट्यूब चैनल द फिजिक्स डायरी पे। बिना किसी देरी के आप अपने पेन नोटबुक निकाल लीजिए और चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। आज हम पढ़ेंगे बेसिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ऐसे बहुत सारे प्रॉपर्टी हैं, लेकिन मेनली यहाँ पर हम लोग 4 प्रॉपर्टी को लेकर बात करेंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम में भी कई बार पूछा जा चुका है और आने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझिएगा और बेहतर तरीके से नोट्स करिएगा। पहला प्रॉपर्टी है एडिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, दैट मीन्स एडिटिव नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। सेकंड हम बात करेंगे कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पे। थर्ड क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फोर्थ इनवेरियंस नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। चारों बेसिक प्रॉपर्टीज़, चारों प्रॉपर्टीज़ बहुत ही मज़ेदार है। पहला एडिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, एडिटिव नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज क्या कहता है? द टोटल चार्ज ऑन एन एक्सटेंडेड बॉडी इज द एल्जेब्रिक सम ऑफ चार्ज इन डिफरेंट रीजन ऑफ द बॉडी। बहुत सिंपल कि कोई एक एक्सटेंडेड बॉडी है, इस पर अलग अलग जगह पर अलग अलग चार्जेस हैं। कि सपोज ये इरेजर की इस ब्लैक पार्ट पे कुछ चार्ज है, सपोज इस पार्ट पे कुछ अलग चार्ज है, इस पार्ट पे कुछ अलग चार्ज है, इस पार्ट पे कुछ अलग चार्ज है, यानी चारों जगह कुछ अलग अलग चार्जेस हैं। तो इस इरेज़र पे जो नेट चार्ज होगा वो क्या होगा? इन चारों रीजन में जो अलग अलग चार्जेस हैं इसका एल्जेब्रिक सम। देखिए, सम दो तरह का होता है, एक होता है वेक्टर सम, दूसरा होता है एल्जेब्रिक सम। तो वेक्टर सम यानी वेक्टर एडिशन, इसमें वेक्टर्स क्वांटिटी को ऐड किया जाता है, एल्जेब्रिक सम में स्केलर क्वांटिटी को ऐड किया जाता है। दोनों किस तरह से अलग हैं कि एल्जेब्रिक सम में 10 + 3 is equal to 10 + 3 is equal to 13 always, but in vector sum 10 + 3 is equal to 13 ये होगा, हमेशा जरूरी नहीं है होगा। 10 + 3 is equal to 13 हो सकता है, लेकिन 10 + 3 is equal to 13 हमेशा होगा, ये जरूरी नहीं है। चलिए, ये वेक्टर की बात है, जब वेक्टर में पढ़ाया जाएगा तब आप इसको और भी बेहतर और गहराई से समझिएगा। हालांकि आपको अभी भी समझ में आ चुका है, थोड़ा बहुत आप पढ़ के भी आए हुए हैं। तो एक्सटेंडेड बॉडी में जो नेट चार्ज होगा वो उसके डिफरेंट रीजन में जो चार्जेस है उसका एल्जेब्रिक सम होगा। एग्जांपल के लिए अगर हम इसका एक्सप्रेशन लिखना चाहें तो नेट चार्ज Q = Q1 + Q2 + Q3 + Q4 एंड सो ऑन। एग्जांपल के लिए अगर Q1 6 माइक्रोकूलम है, Q2 -2 माइक्रोकूलम, Q3 4 माइक्रोकूलम, Q4 3 माइक्रोकूलम, तो नेट चार्ज जो होगा बॉडी में वो क्या होगा? वो होगा सबका एल्जेब्रिक एडिशन। तो 6 - 2 = 4, 4 + 4 = 8, 8 + 3 = 11, तो 11 माइक्रोकूलम। ये भी तो पॉइंट है, इसको भी याद रखिएगा। 1 माइक्रोकूलम = 10 - 6 कूलम होता है, 1 नैनोकूलम 10 - 9 माइक्रोकूलम होता है। ये आपका न्यूमेरिकल पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। चलिए आते हैं अपने लेक्चर प्रॉपर्टीज नंबर 2 पे। कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज क्या कहता है कि कोई भी एक आइसोलेटेड सिस्टम में जो चार्ज होगा वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, यानी नेट चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इन एन आइसोलेटेड सिस्टम इज ऑलवेज कांस्टेंट। एग्जांपल के लिए पहले भी हम लोग देख चुके हैं कि यहाँ 2 बॉडी है, दोनों ही न्यूट्रल है, दोनों ही अनचार्ज है। मीन्स इसमें अगर हम लोग प्रोटॉन की संख्या देखें तो 4 है। सपोज ऐसा होगा नहीं, लेकिन माने बहुत ज़्यादा होते हैं चार्ज, लेकिन हम लोग मान के चलते हैं अपने कन्वीनियंस के लिए कि 4 प्रोटॉन हुआ तो प्रोटॉन की संख्या होगी 4 और इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी 4। ओके, यहाँ प्रोटॉन की संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8, प्रोटॉन की संख्या होगी 8 और इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी 8। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है दोनों बॉडी, क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन यहाँ हैं तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर हैं तो न्यूट्रल हो गया। यहाँ भी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर हैं तो ये न्यूट्रल हो गया। अगर हम लोग नेट इलेक्ट्रिक चार्ज को देखें, ये आपका एक आइसोलेटेड सिस्टम हो गया। अच्छा, आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब हो गया कि वो बाहरी वातावरण से अनअफेक्टेड रहेगा, प्रभावित नहीं रहेगा। कि सपोज़ हम एक कमरे में बैठे हुए हैं, हम सभी क्लास में बैठे हुए हैं कमरे पे और सारे खिड़की दरवाजे सब कुछ बंद है, लॉक्ड है। बाहर का जो आवाज़ है अगर वो अंदर नहीं आ रहा तो हम प्रभावित नहीं होंगे साउंड से, तो हमारा सिस्टम आइसोलेटेड कहलाएगा। ओके, यहाँ पर फिजिक्स में अगर हम लोग और समझना चाह रहे हैं कि आइसोलेटेड सिस्टम होता क्या है, तो अगर कोई सिस्टम पे एक्सटर्नल फोर्स, बाहरी बल नहीं लग रहा है, बाहरी बल 0 है, एक्सटर्नल फोर्स इज 0, देन द सिस्टम विल बी आइसोलेटेड सिस्टम।
ओके, तो यहाँ पर आइसोलेटेड सिस्टम बोलने का मतलब है कि बाहर से कोई इलेक्ट्रिक चार्ज आ नहीं रहा और यहाँ से कोई इलेक्ट्रिक चार्ज जा भी नहीं रहा। ओके, तो नेट चार्ज यहाँ पर यानी नेट इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 4 + 8 12, और नेट प्रोटॉन कितना हो गया, 4 + 8 12, तो 12 इलेक्ट्रॉन है और 12 प्रोटॉन है, नेट 12 एंड प्रोटॉन इज ऑल्सो 12। ओके, यहाँ देख लेते हैं आफ्टर रबिंग, रब करने के बाद तो कुछ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होते हैं इस बॉडी से इस बॉडी में, कुछ यहाँ से यहाँ आएंगे। फाइनली ये मान के चलते हैं कि यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ चले गए, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी, पहले थी 8 और अब 2 यानी 10 हो गए इलेक्ट्रॉन, और प्रोटॉन तो उतना ही रहेगा 8। यहाँ इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी, 2, और प्रोटॉन की संख्या 4। अगर हम लोग नेट इलेक्ट्रॉन का बात करें अभी भी सिस्टम पे, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, 12, 2 + 10 12, और नेट प्रोटॉन कितना हो गया, ये भी हो गया 12, 4 + 8 12, यानी अभी भी जो नेट चार्ज है उतना ही है पहले जितना था। यही है आपका कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, यानी कोई भी एक आइसोलेटेड सिस्टम पे इलेक्ट्रिक चार्ज होगा वो कंजर्व रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, द नेट चार्ज इन एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेंस कांस्टेंट। ओके, अदर वर्ड में चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन एन आइसोलेटेड सिस्टम। ना तो हम लोग उसको सृजन कर सकते हैं, ना ही हम उसका विनाश कर सकते हैं चार्ज का, बल्कि वो एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफ़र होते हैं। ओके, दूसरे एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं। देखिए यहाँ पर ये कुछ हैवी एग्जाम्पल है जो आपको एग्ज़ाम पे भी लिखना है। ओके, तो पहला एग्जाम्पल है एक यूरेनियम का न्यूक्लियर, यूरेनियम का सैंपल है और उसके एक एटम को दिखाया गया है, वो डीके करता है और अल्फ़ा पार्टिकल रिलीज करता है। ओके, दैट इज़ न्यूक्लियर रिएक्शन। तो न्यूक्लियर रिएक्शन में क्या होता है, न्यूक्लियर रिएक्शन में एलिमेंट ही चेंज हो जाते हैं। ओके, इसमें एलिमेंट ही चेंज हो जाता है। केमिकल रिएक्शन में उन्हीं एलिमेंट्स को लेकर के नए कंपाउंड बनते हैं, लेकिन इसमें एलिमेंट्स ही चेंज हो जाते हैं। तो यूरेनियम 238 ये इसका हो गया मास नंबर, ये हो गया एटॉमिक नंबर। तो यूरेनियम 238 डीके होके थोरियम बनाता है 234, और हीलियम यही है आपका अल्फा पार्टिकल, दैट इज अल्फा पार्टिकल। ओके, तो इस न्यूक्लियर रिएक्शन पे भी हम लोग देखेंगे तो नेट चार्ज जो है वो क्या है, कांस्टेंट है। कैसे, ये हो गया 92 विच इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। आप जानते हैं जो एटॉमिक नंबर होता है वो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की संख्या के बराबर होती है। दिस इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑल्सो नंबर ऑफ प्रोटॉन, दिस इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑल्सो नंबर ऑफ प्रोटॉन। बिफोर डीके से पहले नेट चार्ज कितना था, 92 था, यानी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी थी, 92 थी, प्रोटॉन की संख्या कितनी थी, 92 थी। अगर हम लोग रिएक्शन के बाद देखें, इलेक्ट्रॉन की संख्या इसमें कितनी है, 90, प्रोटॉन की इलेक्ट्रॉन की संख्या इसमें कितनी है, 2, तो 90 + 2 = 92। अभी भी इलेक्ट्रॉन की संख्या उतनी है। प्रोटॉन की संख्या 90, प्रोटॉन की संख्या यहाँ 2, तो 92, अभी भी प्रोटॉन की संख्या उतनी है, यानी नेट चार्ज जो है वो कांस्टेंट है। पेयर प्रोडक्शन, सेकंड एग्जांपल। पेयर प्रोडक्शन में क्या होता है कि फोटोन इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन बनाता है, फोटोन डीके होके इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन बनाता है। तो फोटोन का चार्ज कितना होता है, 0 होता है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज -1, और पॉजिट्रॉन, दिस इज नॉट प्रोटॉन बट पॉजिट्रॉन का चार्ज +1। अभी भी नेट चार्ज अगर देखेंगे -1 + 1 यानी 0, तो नेट चार्ज अभी भी 0 है। एनिहिलेशन ऑफ मैटर पेयर प्रोडक्शन के उल्टा होता है कि इसमें इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन मिल के फोटोन तैयार करता है। तो इलेक्ट्रॉन -1 यहाँ पर, पॉजिट्रॉन +1, तो नेट चार्ज 0 है, अभी 0, ये भी 0, तो नेट चार्ज यहाँ पर भी 0 है। ओके, दैट इज एनिहिलेशन ऑफ मैटर। फोर्थ इज कैल्शियम बोम्बार्डेड विद एक्सेलरेटेड प्रोटॉन। कैल्शियम को बोम्बार्ड किया जाता है प्रोटॉन से, तो क्या तैयार होता है, स्कैंडियम और न्यूट्रॉन। तो बिफोर रिएक्शन, बिफोर bombardment, electron is 20 and proton is also 20 in calcium, and here there is hydrogen which have electron 1 and proton also 1. Before bombarded, net charge is 20 + 1 electron, 20 + 1 yeah, 21 electron, 21 negative charge, proton 20 + 1 21 proton. ओके, अगर हम लोग रिएक्शन बम्बार्डमेंट के बाद देखें तो स्कैंडियम यहाँ इसका इलेक्ट्रॉन का चार्ज
सॉरी कितने इलेक्ट्रॉन है, 21 इलेक्ट्रॉन एंड 21 प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन यहाँ पर 0 और प्रोटॉन भी 0, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या 21 प्लस 0 यानी 21, प्रोटॉन की संख्या 21 प्लस 0 यानी 21। तो अभी भी इलेक्ट्रॉन की संख्या उतनी है, पहले भी इलेक्ट्रॉन की संख्या उतनी थी, यानी चार्ज जो है अभी भी कांस्टेंट है। ग्लास रॉड रब्ड विद द पीस ऑफ सिल्क क्लॉथ, ये बता ही चुका है, ये हमारा स्टार्टिंग वाला एग्जांपल था। तो जब हम लोग ग्लास रॉड को सिल्क क्लॉथ के साथ हम लोग रब करेंगे, जो दिखा रहे थे वो ग्लास रॉड था, एक सिल्क क्लॉथ था, तो उसमें ग्लास रॉड जो हो रहा था वो पॉजिटिवली चार्ज हो जा रहा था और सिल्क क्लॉथ नेगेटिवली चार्ज हो जा रहा था। लेकिन रबिंग से पहले जितना चार्ज था, रबिंग के बाद भी चार्ज उतना ही था। तो दैट इज द कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। कम टू द नेक्स्ट प्रॉपर्टी, अगले प्रॉपर्टी पे बात करते हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, इसको अलग से पूछा जा चुका है, क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ओके, क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज क्या कहता है कि चार्ज जो होता है वो क्वांटाइज्ड होता है। नहीं समझ में आया? यानी हर चीज़ जो होता है कुछ ना कुछ एलिमेंट्री चीज़ से बने होते हैं। जैसे हम इस पेंसिल का बात करें तो पेंसिल को अगर हम लोग तोड़ते जाएं तो हमें लास्ट में एक चीज़ मिलेगा जिसको हम एटम कहते हैं। डाल्टन ने बोला था कि एटम फर्दर इज़ नॉट डिविजिबल, बट हम लोगों ने देखा फिर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन का खोज हुआ। ओके, फिर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन भी किसी चीज़ से बने होते हैं, वो होते हैं क्वार्क्स भी किन्हीं चीज़ों से बने होते हैं। तो इस तरह से लास्ट में हम लोग कुछ तो पाएंगे। अभी हम लोग यही मान के चलते हैं क्वार्क ही है, हालांकि उससे अंदर भी और भी बहुत सारी चीज़ें होते हैं, क्वार्क को भी फर्दर तोड़ा जा सकता है। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये था कि कुछ ना कुछ एलिमेंट्री चीज़ों से ही बने होते हैं, जितने भी मैटर है वो कुछ ना कुछ एलिमेंट्री चीज़ों से ही बने होते हैं। एलिमेंट्री चीज़ मतलब होता है कि बिल्डिंग ब्लॉक किससे बना हुआ है। अगर हम लोग एक दीवार का बात करें तो दीवार बहुत सारी चीज़ों से बने होते हैं, ईंटा से बने होते हैं, बालू, सीमेंट, ये सारे चीज़ का इस्तेमाल होता है। तो अगर ऐसे ही एक दीवार खड़ा है तो हम अगर बोलें कि इसका एलिमेंट्री चीज़ क्या है, तो कोई भी बोल सकता है कि ब्रिक्स यानी ईंटें होते हैं इसके एलिमेंट्री चीज़। तो एलिमेंट्री चार्ज भी होना चाहिए, यानी कम से कम कितना चार्ज पॉसिबल है, इसी के बारे में बताता है हमें क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, आगे और भी बहुत सारी बातें हैं, तो चलिए बात करते हैं क्या है। तो क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, एग्जिस्टेंस ऑफ चार्ज इज डिस्क्रीट पैकेट रेदर एज कंटिन्यूस अमाउंट इज नॉन एज क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। चार्ज जो होता है वो डिस्क्रीट पैकेट में होता है, ना कि कंटिन्यूस अमाउंट पे होता है। इसी को हम लोग कह रहे हैं क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। जैसे पानी जब बहता है तो कंटिन्यूसली बहता है, यानी वो ब्रेक होकर के नहीं बहता है। लेकिन एक चावल का बोरा से जब हम चावल को निकालते हैं तो क्या पानी की तरह निकलता है? नहीं। चावल जो होता है वो दाना होता है, चावल का दाना होता है, यानी दैट इज़ पैकेट। तो जब एक बॉडी से दूसरे बॉडी में चार्जेस ट्रांसफ़र हो रही है, यानी इस बॉडी से इस बॉडी में अगर चार्जेस ट्रांसफ़र होगी तो कंटिन्यूस अमाउंट पे नहीं होगी, बल्कि डिस्क्रीट अमाउंट पे होगी। जस्ट लाइक कि वो चावल जैसे ट्रांसफ़र हो रहा है, 1 चावल, 2 चावल, 3 चावल। ओके, तो पानी जैसा नहीं होगा। कहने का मतलब ये हुआ, जब भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होता है तो वो डिस्क्रीट अमाउंट पे होता है, न कि कंटिन्यूस होता है। क्वांटाइजेशन इज द प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच एनी चार्ज बॉडी कैन हैव चार्ज व्हिच इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द बेसिक और एलिमेंट्री चार्ज। तो एलिमेंट्री चार्ज क्या होता है पहले ये हम पता कर लेते हैं, फिर आपको हलवा की तरह समझ में आएगा सब कुछ। तो देखिए, कम से कम जो चार्ज होता है वो कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। इतना चार्ज से नीचे चार्ज और पॉसिबल है नहीं, यानी इतना ही चार्ज संभव है। यही है सबसे स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज, सबसे छोटा अमाउंट इतना ही होता है। यानी अगर मैं बोलूँ कि क्या ये पॉसिबल है बाई 2, यानी 0.8 × 10⁻⁻19 कूलम, तो नहीं, ये चार्ज पॉसिबल है, नहीं है। तो इसको हम लोग कहते हैं ई, दैट इज़ एलिमेंट्री चार्ज। अब इससे अगर ज़्यादा कुछ चार्ज होगा तो कितना हो सकता है ना, इसी एलिमेंट्री चार्ज का इंटीग्रल मल्टीपल हो सकता है। यानी इसी में हम अगर इंटीजर को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो इंटीजर मीन्स हो गया कि 0 +-1 +-2 +-3, ऑल दिस आर इंटीजर्स। तो 0e पॉसिबल है, +-2e पॉसिबल है, +-3e पॉसिबल है, +-4e पॉसिबल है। यानी यही सब चार्जेस हो सकते हैं, इनके अलावा और कोई चार्जेस नहीं होंगे। आगे और भी होगा। तो
इसका फ्रैक्शन नहीं हो सकता। कहने का मतलब यही हुआ कि e/2 नहीं हो सकता, e/3 नहीं हो सकता, e/4 नहीं हो सकता, 2e/3 नहीं हो सकता। दिस आर नॉट पॉसिबल बिकॉज दिस आर नॉट इंटीग्रल मल्टीपल। यहाँ पर 1/3 मल्टीप्लाई है ई के साथ, यहाँ पर 1/4 मल्टीप्लाई है ई के साथ, यहाँ 2/3 मल्टीप्लाई है ई के साथ। तो एलिमेंट्री चार्ज का हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल ही होगा जो नेट चार्ज होगा। ओके, यानी कोई बॉडी पे अगर चार्ज मौजूद है तो हमेशा इसका इंटीग्रल मल्टीपल होगा। यानी ये सब चार्जेस मौजूद हो सकते हैं। कोई एक बॉडी से दूसरे बॉडी में चार्ज अगर ट्रांसफ़र हो रहा है तो यही सब चार्जेस ट्रांसफ़र हो सकते हैं, ये सब चार्जेस ट्रांसफ़र नहीं हो सकते। ऑलराइट, दैट इज़ द क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो नेट चार्ज जो होगा वो होगा प्लस माइनस एन ई, वेर प्लस माइनस एन दैट इज इंटीजर। तो प्लस माइनस अगर दिए हुए हैं तो एन को हम लोग 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन ले सकते हैं। क्यू इज इक्वल टू 0 प्लस माइनस ए प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 एक्सेट्रा, दीज आर पॉसिबल ओनली। ओके, ये हो गया एलिमेंट्री चार्ज 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। एक एग्जांपल के लिए e/2 दैट मीन्स 0.8 × 10⁻⁻19 कूलम डज नॉट एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट नहीं करता है, जो मैं डिस्कस कर चुका। सेम e/3 2e/3 e/4 5e/3 एक्सेट्रा डू नॉट एग्जिस्ट, ये भी एग्जिस्ट नहीं कर सकता। ओके, आगे ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। द प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर कॉम्बिनेशन ऑफ अदर एंटिटीज कॉल्ड क्वार्क्स व्हिच हैव चार्ज +-1 e/3 +-2 e/3। ओके, तो यहाँ सिर्फ क्वार्क का चार्ज का बात नहीं हो रहा है, एक्चुअली ये एंटी क्वार्क भी होते हैं, मैं बताता हूँ आगे। ये लाइन क्या कहता है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होता है वो भी किन्हीं चीज़ से बने होते हैं और वो होते हैं क्वार्क्स। और क्वार्क के जो चार्ज होते हैं वो कितना होते हैं, वो होता है आपका +2 e/3 2 e/3 और -e/3 माने 1 e/3। ओके, ये होते हैं क्वार्क के चार्जेस। और होता है एंटी क्वार्क्स जो होते हैं उसके चार्ज होते हैं -2 e/3 और +e/3, ये होते हैं एंटी क्वार्क के चार्जेस। ओके, तो क्वार्क के चार्जेस ही नहीं होते हैं, मैंने प्लस माइनस मैं बोल रहा हूँ, मतलब मैं यहाँ पर एंटी क्वार्क की भी बात कर रहा हूँ। ओके, तो प्रोटॉन जो बना होता है वो किससे बना होता है, प्रोटॉन बना होता है आपका 2 अप क्वार्क एंड 1 डाउन क्वार्क, 2 अप क्वार्क होते हैं, 1 डाउन क्वार्क होते हैं। न्यूट्रॉन जो बने होते हैं वो बने होते हैं 2 डाउन क्वार्क से, 1 अप क्वार्क से। ओके, अब एक क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि अभी हम लोग डिस्कस किए कि ये सब चार्जेस तो पॉसिबल ही नहीं होते, फिर ये कैसे हो सकते हैं क्वार्क के चार्जेस। तो बात यह है कि क्वार्क जो होते हैं उसको हम आइसोलेट नहीं कर सकते, जैसे इलेक्ट्रॉन आइसोलेट किया जा सकता है, प्रोटॉन आइसोलेट किया जा सकता है, तो इलेक्ट्रॉन के चार्जेस ये सब नहीं हो सकते, प्रोटॉन के चार्जेस ये सब नहीं हो सकते, है ना, क्योंकि वो आइसोलेट किए जा सकते हैं। क्वार्क आइसोलेट नहीं किया जा सकता, यानी मैं एक प्रोटॉन से एक अप क्वार्क को लाऊं या फिर एक डाउन क्वार्क को लाऊं, ये संभव नहीं है। ये हमेशा तीनों एक ही साथ कंबाइंड में एग्जिस्ट करते हैं। इसीलिए अगर हम इसका नेट चार्ज को देखें कि नेट चार्ज मीन्स कि अगर इन तीनों को हम लोग ऐड करें, जैसे 2 अप क्वार्क हो गया, अप क्वार्क के चार्जेस होते हैं +2 e/3। ओके, और डाउन क्वार्क के जो चार्ज होते हैं -1 e/3। तो 2 अप क्वार्क प्रोटॉन का बात करें तो 2 अप क्वार्क, तो 2 अप क्वार्क हैं यानी +2 e/3 +2 e/3 और एक डाउन क्वार्क है यानी -e/3, सबको ऐड करेंगे तो 2e 1e माइनस होगा, तो 2e 2e 4e 4e माइनस e 3e 3 कटा तो e मीन्स 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। यही होता है प्रोटॉन का चार्ज। न्यूट्रॉन का देख लेते हैं। न्यूट्रॉन जो होता है वो बना होता है 2 डाउन क्वार्क और 1 अप क्वार्क से। तो डाउन क्वार्क जो होता है -e/3 होता है, इसका होगा -e/3 और +2 e/3, तो 3 -1e हो गया -2e +2e इक्वल टू 0e/3 यानी 0, कोई चार्ज नहीं होता है न्यूट्रॉन का। ओके, तो आपको समझ में आ गया होगा। एंटी क्वार्क्स के ये सब चार्जेस होते हैं। ऑलराइट, क्वार्क कौन कौन से क्वार्क होते हैं, जैसे अप क्वार्क हो गया, डाउन क्वार्क हो गया, चार्म हो गया, उसके बाद आपका टॉप हो गया, स्पिन हो गया, तो ये सब कुछ होते हैं, ये सब आपको क्वार्क्स होते हैं। एंटी क्वार्क कौन सा हो गया ना, एंटी अप, एंटी डाउन, एंटी चार्म, एंटी स्पिन, एंटी टॉप, ये सब हो गया। चलिए ये सब तो फिर से पढ़ेंगे हम लोग क्वार्क के बारे पे।
आते हैं अपने नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी से पहले कुछ और बातें कर लेते हैं। एक नोट पॉइंट है, अपार्ट फ्रॉम चार्ज एनर्जी एंड एंगुलर मोमेंटम आर ऑल्सो क्वांटाइज्ड। देखिए, चार्ज के अलावा कुछ और भी चीज़ें होते हैं जो क्वांटाइज्ड होते हैं, एनर्जी, एंगुलर मोमेंटम, ये सब भी क्वांटाइज्ड होते हैं। तो क्वांटा ऑफ एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू। जैसे कि चार्ज का क्वांटम क्या था, ई था, मतलब जो सबसे छोटा स्मॉलेस्ट अमाउंट वो कितना हो सकता था, ई, दैट इज नोन एज क्वांटम। क्वांटम मीन्स वही होता है कि सबसे छोटा एलिमेंट्री जो होता है। ओके, तो एनर्जी का भी एलिमेंट्री एनर्जी जो होता है वो एच न्यू, यानी दैट इज क्वांटम ऑफ एनर्जी, ई इक्वल टू एन एच न्यू। तो अगर यदि होगा तो आगे अगर अगर और भी एनर्जी होगा, ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी होगा, तो इसी का इंटीग्रल मल्टीपल हो सकता है। सेम एंगुलर मोमेंटम में भी जो एंगुलर मोमेंटम क्वांटम होता है h/2 होता है, और ज़्यादा अगर एनर्जी होगा तो एन h/2, यानी h/2 का इंटीग्रल मल्टीपल। क्वांटम ऑफ मास इज नॉट नोन टिल डेट। अभी तक मास का क्वांटम, मास का एलिमेंट्री मास पता नहीं चला है। आते हैं अपने नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे, इनवेरियंस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इनवेरियंस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज क्या कहता है कि स्पीड के साथ इलेक्ट्रिक चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है वो नहीं बदलता है। मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन ए बॉडी डज नॉट वेरी वट एवर मे बी द स्पीड ऑफ द बॉडी। तो स्पीड चाहे कुछ भी हो बॉडी का, चार्ज नहीं बदलता है, एंड दैट इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम द स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट, और यू कैन से इट इज़ इंडिपेंडेंट फ्रॉम द फ्रेम ऑफ रेफरेंस। आगे बात करेंगे। तो चार्ज ऑन बॉडी एट रेस्ट इज इक्वल टू चार्ज ऑन बॉडी इन मोशन, यानी ये अगर पेंसिल है, अगर मैं इसको फेंक दूँ कोई भी एक स्पीड से, तो इसका जो चार्ज है वो नहीं बदलेगा। यानी अगर इसमें 2 कूलम है रेस्ट में, तो ये मोशन पे भी 2 कूलम ही रहेगा इसमें चार्ज। तो क्या ऐसा कुछ चीज़ है जिसका वैल्यू, जिसका मैग्नीट्यूड बदल जाता है स्पीड के साथ? या दैट इज़ मास। मास क्या होता है कि मास, अगर कोई बॉडी का मास 2 kg है एट रेस्ट, तो अगर हम उसको फेंक दें, अच्छा फेंक दें, और वो कोई स्पीड गेन करे, तो उसका स्पीड कितना होना चाहिए? दैट स्पीड शुड बी नियरली इक्वल टू द स्पीड ऑफ लाइट। ओके, लाइट, स्पीड ऑफ लाइट का कंपेरेबल होना चाहिए। लाइट का जो स्पीड होता है कितना होता है? 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड, यानी 3 लाख किलोमीटर। अगर किलोमीटर बोला तो किलोमीटर, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। तो चलिए कोई पेंसिल कोई फेंक दी, इस पेंसिल को जब फेंके तो वो 2 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, 2 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड स्पीड गेन करता है। तो इस पेंसिल का जो मास है वो बढ़ जाएगा। ओके, लेकिन इसमें मौजूद जो इलेक्ट्रिक चार्ज है वो वैसा को वैसे ही रहेगा। 2 कूलम था तो 2 कूलम ही रहेगा, कहने का मतलब यही हुआ। आगे, चार्ज इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम द फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ओके, तो चार्ज इंडिपेंडेंट होता है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड नहीं करता है। यानी कोई एक बॉडी का चार्ज को हम लोग रेस्ट फ्रेम पे देख रहे हैं, कोई रेस्ट फ्रेम पे बैठ के देख रहे हैं। सपोज ये रेस्ट फ्रेम, एक घर है, घर पे मैं बैठा हुआ हूँ, और कोई एक बॉडी है, वो सपोज कि 2 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, 2 लाख किलोमीटर पर सेकेंड है, 2 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है। और कोई एक बस है, वहाँ कोई एक बैठा इंसान है, और इसका बस आप सोचिए कि 1 लाख ही मान के चलिए, 1 लाख किलोमीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है। तो ये रेस्ट फ्रेम, अच्छा, फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब आप समझ रहे हैं। फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब हो गया कि जहाँ से बैठ के, या फिर जहाँ से आप कोई चीज़ को ऑब्जर्व कर रहे हैं, या रिकॉर्ड कर रहे हैं, या फिर डेटा ले रहे हैं, जहाँ से बैठ के आप लेंगे वही होगा आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो ये रेस्ट फ्रेम है, ये मूविंग फ्रेम है। तो रेस्ट फ्रेम से देखूँ या फिर मूविंग फ्रेम से देखूँ, इस बॉडी में चार्ज जो होगा वो उतना ही रहेगा। अगर इस बॉडी का चार्ज 2 माइक्रोकूलम था रेस्ट फ्रेम से देखने पर, तो मूविंग फ्रेम से भी देखने पर इसका 2 माइक्रोकूलम ही रहेगा। यही मतलब होता है कि चार्ज इज इंडिपेंडेंट ऑफ द फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ओके, देखिए कुछ नोट पॉइंट है जो एग्जाम परस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। चार्ज कैन बी डिटेक्टेड measured with the help of the gold leaf इलेक्ट्रोस्कोप, इलेक्ट्रोमीटर, वोल्टामीटर एक्सेट्रा। तो चार्ज को, कोई बॉडी में चार्ज है कि नहीं है पता लगाना है, कितना चार्ज है ये पता लगाना है, तो हम लोग कुछ डिवाइस का यूज़ कर सकते हैं। वो है आपका गोल्ड लेव इलेक्ट्रोस्कोप, इलेक्ट्रोमीटर, वोल्टामीटर। ओके, सेकंड है ट्रांसफ़र ऑफ चार्ज ब्रिंग्स चेंज इन माइक्रोस्कोपिक मास। ऑब्वियसली अगर कोई बॉडी से दूसरे बॉडी में चार्ज जा रहा है, ट्रांसफ़र हो रहा है, कि ये ग्लास रॉड है, ये सिल्क क्लॉथ था,
तो आपने देखा कि ग्लास रॉड पॉजिटिवली चार्ज हो जा रहा था और सिल्क क्लॉथ नेगेटिवली चार्ज हो रहा था। इसका मतलब क्या है, इसमें प्रोटॉन घट रहे थे, सॉरी प्रोटॉन बढ़ जा रहे थे। प्रोटॉन कैसे बढ़ेगा ना, यहाँ से कुछ इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा तो यहाँ प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन के मुकाबले ज़्यादा हो जाएगी। बढ़ने का मतलब यही होता है। ओके, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन ग्लास रॉड से सिल्क क्लॉथ में कुछ आया, तो इलेक्ट्रॉन का भी एक सिग्निफिकेंट मास होता है, 9.1 इंटू 10⁻³ kg इतना होता है। तो एक इलेक्ट्रॉन आया मतलब इतना मास का डिफिशेंसी हुआ यहाँ पर। 2 आया तो इसका दोगुना का डिफिशेंसी हुआ। तो कुछ ना कुछ मास यहाँ से तो घटेगा। तो वही बात है कि ट्रांसफर ऑफ चार्ज ब्रिंग चेंज इन माइक्रोस्कोपिक मास। देखिए ये मास बहुत ही छोटा है, बहुत ही छोटा, तो इसलिए कहा गया माइक्रोस्कोपिक मास, यानी बहुत कम मास चेंज तो होगा। ओके, फिर जिस बॉडी पे आएगा इलेक्ट्रॉन उसका मास बढ़ जाएगा। ओके, फॉर ए नॉन रिलेटिविस्टिक्स दैट इज बी इज़ वेरी वेरी लेस देन सी। देखिए रिलेटिविस्टिक का मतलब जो अभी थोड़ा देर पहले हम लोगों ने बात किया कि इफ़ बी इज़ कंपेरेबल टू सी। कंपेरेबल मीन्स हो गया कि इसी के नज़दीक, यानी अगर ये 2 लाख किलोमीटर पर सेकंड था तो सॉरी ये 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड था तो ये 2 लाख किलोमीटर पर सेकंड। लेकिन नॉन रिलेटिविस्टिक का मतलब हो गया कि हम एक बॉल को फेंक रहे हैं कितना, 70 किलोमीटर पर आवर या पर सेकंड ही सोच लीजिए, 70 किलोमीटर पर सेकंड, और लाइट की स्पीड है 3 इंटू 10⁻8 मीटर पर सेकंड। ओके, तो इसके मुकाबले ये स्पीड क्या है, बहुत ही कम है, बहुत ही कम हुआ। तो दैट इज नॉन रिलेटिविस्टिक। तो बी इज़ वेरी वेरी लेस देन सी। चार्ज पार्टिकल, हाँ कोई एक चार्ज पार्टिकल के लिए तो स्पेसिफिक चार्ज जो होगा वो क्या होगा, Q/m इक्वल टू कॉन्स्टेंट। दैट इज स्पेसिफिक चार्ज, इसको याद रखिए, Q/m को स्पेसिफिक चार्ज बोलते हैं और एक कॉन्स्टेंट होता है। आगे हम लोग बात करते हैं कंपेयर दी प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज एंड मास। देखिए इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रिक चार्ज और मास इन दोनों के प्रॉपर्टीज़ को हम लोग कंपेयर करते हैं। ओके, तो पहला हो गया कि इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन मास हमेशा पॉजिटिव होता है। हम तो नहीं बोलते, जैसे दुकान जाते हैं चावल लाने के, नहीं बोलते कि -2 kg चावल लीजिए, वो हमेशा हम पॉजिटिव में ही बोलते हैं। ओके, तो दूसरा हो गया इट इज़ क्वांटाइज्ड, और ये क्वांटाइज्ड नहीं होता है, ये क्वांटाइज्ड होता है, ये क्वांटाइज्ड नहीं होता है। थर्ड हो गया ये कंजर्व होता है, मास और एनर्जी दोनों साथ में कंजर्व होते हैं, सिर्फ मास कंजर्व नहीं होता। ओके, थर्ड हो गया इट इज़ इनवेरिएंट, यानी रेस्ट में चार्ज जितना रहेगा मोशन में भी चार्ज उतना होगा, लेकिन ये वेरिएंट होता है। कैसे, इस फार्मूला से। ये हो गया आपका मूविंग मास, m0 हो गया आपका रेस्ट मास। तो मूविंग मास इज इक्वल टू रेस्ट मास बाय √1 - v²/c²। इस फार्मूला से अगर हम लोग कुछ वैल्यू पुट करेंगे तो इजीली निकल जाएगा। तो आपको भी को कितना ले लेना, सी के कंपेरेबल लेना है, यानी ये 3 इंटू 10⁻8 मीटर पर सेकंड होता है। अब इसको 2 इंटू 10⁻8 मीटर पर सेकंड ले लीजिए, यहाँ बैठाइए, सॉल्व करिए। रेस्ट मास कुछ ले लीजिए, 2 kg ले लीजिए, तो देखिए m क्या निकल के आ रहा है। अब इसको निकाल के कमेंट करिएगा। फिफ्थ, अच्छा यहाँ बता देते हैं, ये हमेशा बढ़ जाएगा, m जो होगा वो m0 से ज़्यादा ही होगा। क्लियर है, यानी कोई बॉडी को अगर हम लोग लाइट की स्पीड कंपेरेबल थ्रो करें, उतना स्पीड में लाया है तो उसका मास इंक्रीज कर जाता है। इंटरेस्टिंग है, ये आपका थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में इसका पढ़ने का मौका मिलेगा अगर आप इन फ्यूचर फिजिक्स में आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ हो गया फोर्स बिटवीन चार्जेस में भी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। जो फोर्स होता है वो आपका अट्रैक्टिव भी हो सकता है, रिपल्सिव भी हो सकता है इलेक्ट्रिक चार्जेस के बीच में, लेकिन मास के बीच में जो लगने वाला फोर्स होता है वो हमेशा अट्रैक्टिव होता है। चार्ज में नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास। चार्ज को रहने के लिए मास की ज़रूरत तो है ही, और कोई बॉडी है, कोई मैटर है तो उसका मास तो होगा ही, यानी चार्ज को रहने के लिए मैटर की ज़रूरत है, और मैटर है मतलब मास है। तो चार्ज एग्जिस्ट नहीं कर सकता मास के बिना, बट मास एग्जिस्ट विदाउट एनी नेट इलेक्ट्रिक चार्ज। एक ग्लास रॉड था, जैसे हम लोग एक एग्जांपल लेके चल रहे थे, पहले इसमें 4 प्रोटॉन थे और 4 इलेक्ट्रॉन थे, तो नेट चार्ज कितना है इस बॉडी पे, 0, लेकिन फिर भी इस बॉडी का मास तो है। ट्रांसफर ऑफ चार्ज ब्रिंग चेंज इन मास, थोड़ी देर पहले बात की। ट्रांसफर ऑफ मास मे नॉट ब्रिंग चेंज इन चार्ज। जैसे पेंसिल है, पेंसिल का इस पोर्शन पे सोचिए, इस पोर्शन पे ही चार्ज है और ये वाला पोर्शन न्यूट्रल है, तो अगर मैं यहाँ से काट करके फेंक दूँ तो इसका मास में चेंज आएगा, लेकिन ये बॉडी तो चार्ज था, इस ए वाला पार्ट चार्ज था, ये वाला पार्ट तो न्यूट्रल था। ओके, तो इसके चार्ज में कोई असर नहीं पड़ेगा, अभी भी ये बॉडी न्यूट्रल ही रहेगा। इसको थोड़ा अलग तरीके से समझते हैं। देख, वही ग्लास रॉड को लेते हैं, दिया गया एग्जांपल में भी थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है, इससे समझिए।
इस तरह से 4 प्रोटॉन है, 1 2 3 4, 4 इलेक्ट्रॉन है। अगर मैं यहाँ से इसको डिवाइड कर दूँ, अच्छा पहले ये जो बॉडी था इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल था, यानी नेट चार्ज जो था वो 0 था पहले, जब तक हमने नहीं काटा था। अब मैं इसको काटा, फेंक दिया, इस बॉडी को हम देखेंगे तो नेट चार्ज 0 होगा, क्योंकि 2 प्रोटॉन 2 इलेक्ट्रॉन। इधर वाले पार्ट को देखेंगे तो यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों की संख्या बराबर ही होगी, यानी नेट चार्ज क्या होगा, 0 होगा। तो काटने से पहले भी 0 था, काटने के बाद भी 0 है। तो पहले वाला एग्जांपल उसको भूल जाइए, थोड़ा गलत था। ओके, समझ में आ रहा है आपको? बिल्कुल क्लियर है। तो बॉडी का मास में चेंज हुआ, लेकिन चार्ज वहीं का वहीं है। आज की क्लास आज हम लोग यहीं पर ख़त्म करते हैं, और आज हम लोगों ने जो पढ़ा उसको एक बार रिपीट कर देते हैं। हम लोगों ने आज पढ़ा बेसिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इसमें हम लोगों ने 4 प्रॉपर्टीज़ पे डिस्कस किया: एडिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज और इनवेरियंस नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। फिर हम लोगों ने पढ़ा जो उसके प्रॉपर्टीज़ हैं इलेक्ट्रिक चार्ज और मास के प्रॉपर्टीज़ हैं, उन दोनों को कंपेयर किए, और इसमें भी बहुत सारे पॉइंट निकल के आए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर पे, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। हम लोग स्टार्ट करेंगे कूलम्ब्स लॉ, और कूलम्ब्स लॉ के बाद हम देखेंगे उनके लिमिटेशंस क्या हैं। तो आगे का लेक्चर बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। अगर आप इस वीडियो पे, इस लेक्चर पे नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कमेंट जरूर करिएगा। हाँ, जो देख रहे हैं रेगुलर वो ज़रूर कमेंट करिए कि आपको ये लेक्चर कैसा लग रहा है, आपके लिए बेनिफिशियल है कि नहीं है, आप किस तरह के वीडियो के बारे में और इच्छा रखते हैं, इसको भी आप कमेंट करिएगा। और आप ये वीडियो अपने उन सारे दोस्तों में शेयर करिए जो ट्यूशन जा नहीं पाते, जो कोचिंग नहीं कर पाते हैं, ताकि वे भी अपना लाभ ले सके, आगे की पढ़ाई को बेहतर कर सके। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर पे, लेक्चर नंबर 3 पे। बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई करते रहिए। ओके, बाय।